Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर, जहां पे मैं आपके साथ फिर से लेके आया हूँ ऑन द एनसीईआरटी टॉपिक्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू किया था और मैंने आपको हिटलर के बारे में बताया था येस्टरडे, जब हम लोग डे बिफोर येस्टरडे, मतलब मैंने 2 दिन अभी मैराथन सेशन लिए थे, इसके लिए एनसीईआरटी को नहीं ले पाया था। फिर से वंस अगेन आपकी जो एनसीईआरटी है स्टैंडर्ड 9th की, उसमें हिटलर के बारे में मैं पढ़ा रहा था और हिटलर के ग्रोथ के कारण क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। बट एज ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, ऐसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे साथ परिचित है और काफ़ी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। और साथों साथ I'd like to also introduce you about the Unacademy Plus platform. जैसा मैं आपको यहाँ पे NCERT के क्लासेस करा रहा हूँ, I also teach on Unacademy Plus. On the Unacademy Plus platform, I mainly teach on the history platform. ठीक है, तो मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अपनी तैयारी को एनहांस करना है, अगर आपको अपनी तैयारी को अपग्रेड करना है, तो ज़रूर से हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़िए। ये अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करा रहा हूँ। ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की खासियत ये है कि आई कंप्लीट द कवर टू कवर पोर्शंस। मैं इसके अंदर जितना भी कवर टू कवर जो टॉपिक्स है उन सबको कवर कराते हुए, पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। इसमें PYQs भी आ जाता है, जो कंटेम्प्रेरी अपडेट्स हुए हैं वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो आप आ सकते हो हमारे साथ अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हुए आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड PN Live। साथों साथ मेरा जो नया कोर्स शुरू हो रहा है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री के ऊपर है। ये वो कोर्स है जहाँ पे मैं आज़ादी के बाद के भारत के ऊपर डिस्कस करूँगा। एंड ये आज़ादी के बाद के भारत का जो टॉपिक है वहाँ पे मैं आपके साथ राइट फ्रॉम 1947 टिल द अर्ली 2000s, मतलब हम लोग मिलेनियम तक का जो जर्नी है, ये मिलेनियम तक का जर्नी को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा वो हिस्टोरिकल होगा और समझेंगे कि सरकार की पॉलिसीज कैसी रही है, कहाँ कहाँ सरकार फेल हो गई है, क्या क्या इवेंट्स हुए थे। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम है, आप जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। और साथों साथ एनसीईआरटी तो आपको यहाँ पे कराता ही रहूँगा। सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या क्या है, तो आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, क्वीज मिलते हैं, अनलिमिटेड टाइम, और मेन पार्ट है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो यू विल बी एबल टू सी ऑल द कोर्सेज इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। मेरे जितने भी कोर्सेज है वो आपको शुरू से लेके फाइनल कंक्लूजन तक, मतलब राइट फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस, प्रीलिम्स एंड मेंस, प्रीलिम्स एंड मेंस, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मिलेगा। मतलब जहां जहां जो मेंस के टॉपिक है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो वो मेंस ओरिएंटेड लिखेंगे और इसमें से ज्यादातर हम लोग क्वेश्चन सेंट्रिक जाने की कोशिश करेंगे। विल बी ट्राइंग टू गो फ्रॉम द क्वेश्चन पर्सपेक्टिव और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। एक चीज़ आपको यूज़ करना है वो है रेफरल कोड, और वो रेफरल कोड है PN Live। तो ऑलवेज यूज दिस रेफरल कोड PN Live, आपको 10% यहाँ पे डिस्काउंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यू विल फाइंड मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, उन सब के क्लासेस आप देख पाओगे। तो खासियत यही है कि एक ही सब्जेक्ट के द्वारा या एक ही आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो यहाँ पे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब का स्टडी कराया जाएगा। ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट भी कर पाते हो, और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनके क्लासेस भी आप देख पाओगे, जो अनअकैडमी प्लस का ऊपर बहुत बड़ा एडवांटेज है। अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन करने के लिए आपको लर्निंग ऐप के ऊपर जाना पड़ेगा, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से। तो उसके बाद आपको अपना जो गोल है वो गोल यूपीएससी सीएसई की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर हमको हिस्ट्री आपसे पढ़नी है, बट वी आर नॉट श्योर कि हमारा गोल क्या है, मतलब हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो हिस्ट्री आपको मेरे से पढ़नी है तो यू शुड चूज योर गोल एज यूपीएससी सीएसई, क्योंकि मैं यहाँ पे यूपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ाता हूँ। सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार के अवेलेबल है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन है, दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा यह है कि अनअकैडमी की तरफ से आपको एक पर्सनल कोच अलॉट किया जाएगा, एक मेंटर अलॉट किया जाएगा। ये पर्सनल कोच और मेंटर आपको हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा इन योर प्रिपरेशन अबाउट हाउ टू प्रोसीड एंड हाउ नॉट टू प्रोसीड, कैसे तैयारी करनी है आपको। ठीक है, तो आपको पर्सनल कोच के द्वारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक, ये सब आइकॉनिक के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। बाकी नॉर्मल जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें भी आपको फायदा ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्लस के अंदर टीचर के रूप में तो मैं कनेक्टेड रहूंगा ही, एज एन एजुकेटर आई विल बी कनेक्टेड विथ यू एवरी टाइम। जब भी आप प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव होंगे, जो भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे भी पूछ सकते हो और अपने पर्सनल कोच को भी पूछ सकते हो। आइकॉनिक में फायदा यही है कि 2 लोगों की आपको गाइडेंस मिलती है। ठीक है, तो आइकॉनिक 1 साल का है 57,600,
यू कैन यूज़ द रेफरल कोड PN Live, आपको 10% डिस्काउंट होगा एंड आपको यहाँ पे EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसी तौर के ऊपर 2 ईयर्स का 99,000 है। आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड PN Live आपको ये हो जाएगा 89,100 में, और यहाँ पे भी रेफरल कोड PN Live यूज़ करना है। इसके सिवाय आपको अनअकैडमी के ऊपर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है जो प्लस सब्सक्रिप्शन के रूप में पहचानते हैं। 1 ईयर का 49,000 है, और आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड 39,600, 2 ईयर्स का 57,600। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, फीस की जो हाइक होने वाली है, फीस विल बी इंक्रीजिंग वेरी सून। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो ले लीजिएगा एक आध दिन के अंदर ही, क्योंकि फीस जब रिवाइज होगी तो फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगा। मतलब आप अक्टूबर की 10, 15, 25 तारीख को प्लान करोगे, तब तक शायद फीस बढ़ गई होगी, तो फिर दिस विल बी डिट्रीमेंटल टू यू एज वेल, है ना। तो आपके पॉकेट के लिए नुकसान है, तो फीस भी बढ़ेगी, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स आएंगे फ्यूचर के अंदर, है ना। तो उसके पहले अभी ले लो, दिस विल बी अ राइट टाइम फॉर यू। और 2021 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 2022 की लोग तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए तो मैं कहूँगा कि आपको 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन बेनिफिशियल रहेगा। 21 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग 1 ईयर का ले सकते हैं। जो कॉलेज के अंदर है वो भी 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अनअकैडमी के ऊपर कैसे पढ़ाया जाता है, लोग कहते हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं, हमको ज़रा फॉर्मेट नहीं पता, क्योंकि यूट्यूब का थोड़ा फॉर्मेट अलग है। अनअकैडमी के ऊपर आप डाउनलोड करिएगा और प्रतीक नायक को सर्च करिएगा, प्लीज़ सर्च माय नेम, ठीक है। आपको वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप जाइएगा स्पेशल क्लास के अंदर। ये स्पेशल क्लास फ्री क्लासेस होते हैं जो मैंने कंडक्ट कराए हैं और फ्यूचर में भी मैं कराता रहता हूँ, ठीक है। तो एक काम आपको करना है, वो है मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर देना। यू आर सपोज टू फॉलो माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स। ये स्पेशल क्लासेस आप देखिए, लाइव क्लासेस है, ये रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल है, ये फ्री में होते हैं। आप देखिए कि व्हाट क्वालिटी दैट वी गिव ऑन द अनअकैडमी है। तो ये जो क्लासेस है इसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से, आपकी मिडिवल हिस्ट्री से, आपकी एंशियंट हिस्ट्री से, बहुत ही डिटेल्ड के अंदर मैंने इनके अंदर बहुत ही, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराए। तो ये मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आप इसको ज्वाइन करोगे, बहुत मजा आएगी आपको, ठीक है। ये देख सकते हो आप, कभी भी रिकॉर्डेड वे के अंदर भी देख सकते हो। जो भी डाउट्स होते हैं वो डाउट्स में इस तरह से ले लेते हैं, एंड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो प्लस स्टूडेंट्स के साथ अलग से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम है। प्लस के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा था, अब शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास, जहाँ पे हमने डिस्कस करना शुरू किया था नाजिज्म के ऊपर। और प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि नाजिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ। तो अगर आपको थोड़ा बहुत टाइमलाइन का कंसेप्ट याद होगा, इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल द टाइमलाइन कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर टाइमलाइन के द्वारा क्या समझाने की कोशिश की थी। तो इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल द टाइमलाइन कंसेप्ट, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जब हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा था तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, और जो पहला चैप्टर है वो इसी के ऊपर है, ठीक है। 1789 से लेके 1871 के बीच में यूरोप के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके ऊपर हमने पढ़ लिया है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति है, और फ्रांस की क्रांति के कारण जो नेशनलिज्म नाम की विचारधारा है कैसे डेवलप होती है, उन सबको हमने देखा। 1871 तक आते आते जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, तब दूसरी एक घटना वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर हो रही थी, वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर समझाने की कोशिश की कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो सोसाइटी 2 क्लास के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक हैव क्लास के अंदर डिवाइड हो जाती है, दूसरा कौन सा था दोस्तों, हैव नॉट क्लास के अंदर होती है। और जब हैव नॉट क्लास और हैव के बीच में संघर्ष होगा तो यहाँ से ही सोशलिज्म की ग्रोथ होने की शुरुआत होती है। और ये सोशलिज्म अगर आप समझोगे तो आपको 1850s 1870s के दौर के अंदर ही मिलती है। और ये सोशलिज्म की ग्रोथ इतनी सारी यूरोप के अंदर हो गई, ये सोशलिज्म ने 1917 के अंदर आते आते क्या होता है साहब, रशिया के अंदर क्रांति कर दी, दैट इज नोन एज रशियन रिवॉल्यूशन। हमने ये भी आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि जब रशिया की क्रांति हुई उसके पहले 1914 के आसपास वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है। और वर्ल्ड वॉर 1 की जब शुरुआत होगी तो हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 हमने क्या देखा है कि दुनिया जो है वो 2 खेमों के अंदर बढ़ गई थी, एक तो थे अलाइड और दूसरे थे एक्सिस पावर। ये एक्सिस पावर वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हार जाता है। तो इसमें 3 कंट्रीज थे, मैंने आपको बताया था। जर्मनी एक कंट्री था, जर्मनी के बाद अगर आप देखोगे टर्की एक कंट्री के रूप में था, तीसरा अगर आप समझोगे तो ऑस्ट्रिया करके एक कंट्री था, और इन सब की पिटाई कर दी जाती है। हमने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 का जो आउटकम हाँ वो 1919 तक आता है। और 1919 के अंदर पेरिस के अंदर जो घटनाएं हुई, ये पेरिस के अंदर शांति समझौते होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस पीस ट्रीटी। ये पेरिस पीस ट्रीटी के तहत हमको देखने को मिला कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। 1919 के आसपास ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो था, इसमें डिसाइड किया जाता है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है, मतलब जो सत्ता का जो खेल है
वो किसके तरफ ज्यादा झुकना चाहिए? द बैलेंस ऑफ पावर शुड बी मोर इन फेवर ऑफ द अलाइड फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस का मतलब क्या है कि इट शुड बी इन द फेवर ऑफ द ब्रिटेन, इट शुड बी इन द फेवर ऑफ फ्रांस, इट शुड बी इन द फेवर ऑफ यूएसए और एनी अदर कंट्री बी इट, ओके। और पर जर्मनी वर्मनी टूट जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि 1919 के बाद हमने आपको क्या बताया था, 1919 ऑनवर्ड से क्या होता है कि जर्मनी को तोड़ने के लिए पूरी तरह से साजिश होती है, ठीक है। तो जर्मनी लॉस्ट दी वर्ल्ड वॉर, हमने आपको बताया है कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाता है। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारता है, उसके बाद भी हमने आपको यही समझाने की कोशिश की थी कि कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके कारण इनका डिक्लाइन होता है। क्या होता है साहब? तो मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के अंदर एक नई सरकार आती है जिसका नाम है वाइमार रिपब्लिक। वाइमार इज अ प्लेस जहां पे नई जर्मनी की एक नई शासन पद्धति आती है। ये वाइमार रिपब्लिक बेसिकली जर्मनी के अंदर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, पर ये नहीं हो पाती है पूरी तरह से। दूसरी, मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के अंदर उस टाइम पे पॉलिटिकल एनार्की की शुरुआत हो गई थी। और पॉलिटिकल एनार्की क्यों हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के अंदर कम्युनिज्म का काफी बड़ा ग्रोथ हो रहा था। और कम्युनिज्म का ग्रोथ हो रहा था तो उसी के कारण हमको देखने को मिल रहा है कि जर्मनी के अंदर कंजर्वेटिव जो थे वो लोग ने नाजिज्म का भी ग्रोथ करना शुरू कर दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, और ये सब इकोनॉमिक क्राइसिस इतने सारे हो गए तो 1919 के आसपास की जो घटनाएं थी, ये 1919 के आसपास के टाइम पे जब जर्मनी का प्रोसेस आगे चलेगा तो देयर विल बी सर्टेन पॉलिटिकल इश्यूज, देयर विल बी सर्टेन इकोनॉमिक इश्यूज एंड देयर विल बी सर्टेन, आई वुड से, दी सोशल इश्यूज दैट विल बी राइजिंग इन जर्मनी। ये सब कंडीशन के अंतर्गत हमको देखने को मिला कि जर्मनी जब क्राइसिस में गया तो आपके यहाँ पे जो नाजिज्म है उसका ग्रोथ होता है। और मैंने आपको नाजिज्म के ग्रोथ के पीछे के जो फैक्टर्स थे, ये फैक्टर्स को प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा दिया था, ठीक है। तो हमने जब शायद तक मोस्ट ऑफली फ्राइडे का क्लास किया था तो उसमें मैंने आपको ये डिटेल के अंदर ये फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपको ये फैक्टर्स को आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो जब हमने प्रीवियस सेशन शुरू किया, चलिए वापस चले जाते हैं, जब हमने प्रीवियस सेशन शुरू किया था अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जर्मनी का वाइमार रिपब्लिक का जन्म कैसे हुआ। दूसरी, जर्मनी के साथ ट्रीटी होती है, दैट इज नोन एज द पैलेस और द ट्रीटी ऑफ वर्साई। इंक्लूडिंग मैंने आपको बताया है कि जर्मनी के अंदर नाजिज्म के ग्रोथ के पीछे का कारण वो था जर्मनी के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस। ये इकोनॉमिक क्राइसिस को बढ़ावा दिया जाता है बाय द ईयर ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको पता होगा तो 1928 से लेकर 1930 के पीरियड के दौरान अमेरिका नाम का जो देश है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर उस टाइम पे अपना फाइनेंशियल हेल्प दे रहा था, ये अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत हो जाती है। और ये जो क्राइसिस था, ये क्राइसिस इतना भारी हो गया तो अमेरिका की इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है। तो हमको अब ये समझना है कि जर्मनी के अंदर ये जो हिटलर करके जो महाशय पावर के ऊपर आते हैं वो क्यों आते हैं, वाई ही केम टू पावर, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो हमको यही देखना है कि हिटलर के ग्रोथ के पीछे के कारण क्या क्या थे। तो एक तो था वाइमार रिपब्लिक का वीक होना, जो बेसिकली उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी वो वीक होना। दूसरे, वर्साई की ट्रीटी के अंदर जर्मनी को ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएट करने का मतलब क्या है कि जर्मनी को पूरी तरह से अपमान करना और जर्मनी को डिफीट कर देना, हम लोग कह सकते हैं जर्मनी को क्रिपल कर देना। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि जब वॉर हो रहा था तो इनफैक्ट इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो गए, और इकोनॉमिक क्राइसिस को मदद करने के लिए जर्मनी कैसे भी अपने आप को रिवाइव कर रहा था। और मैंने आपको बताया था कि जर्मनी में इन्फ्लेशन बहुत ही हाई हो जाता है, और जर्मन मार्क करके जो करेंसी हुआ करती थी, ये जर्मन मार्क की हालत बहुत खराब हो गई। जब ये सब चीज़ें चल रही थी उसी दौरान जर्मनी के अंदर बहुत बड़ा डिप्रेशन आया, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड के अंदर आता है, जिसे हम लोग ग्रेट डिप्रेशन के रूप में पहचानते हैं। ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ये कैसे हुआ और इसकी इम्पैक्ट जर्मनी के ऊपर कैसे आती है उसको थोड़ा बहुत समझाते हैं, और इसके कारण हिटलर पॉपुलर होगा। आप देखिए, कोई भी कंट्री के अंदर स्ट्रांग लीडर का होना, उसके पीछे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल है। जो लोग इनफैक्ट आशा करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे स्ट्रांग लीडरशिप आए, ये स्ट्रांग लीडरशिप क्यों आती है उसके पीछे की जो स्टोरी है वो आपको ग्रेट डिप्रेशन के साथ मिलेगी। अब देखिए कहानी क्या है, व्हाट इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। तो आपको फिर से ब्लैक बोर्ड की तरफ समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो ग्रेट डिप्रेशन का जो टॉपिक है, ये ग्रेट डिप्रेशन का टॉपिक हम लोग को पहले वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर देखना ही है, क्योंकि ये पीरियड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द पीरियड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर। अब आप समझने की कोशिश करो ये ग्रेट डिप्रेशन का ओरिजिन कहाँ से होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो ओरिजिन है बेसिकली ये अमेरिका से होता है। बाय द वे, ये डिप्रेशन क्या है वो भी समझा देता हूँ। तो जब जब हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वेन एवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक साइकिल, किसकी बात करेंगे दोस्तों,
जब जब हम लोग इकोनॉमिक साइकिल की बात करेंगे तो हमको एक चीज़ मिल रही है कि जहाँ आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो हर बार अलग अलग बदलती रहती है। जैसे इसको हम लोग पीक की कंडीशन कहते हैं, जहाँ पे अर्थव्यवस्था बहुत बूम के ऊपर होती है। उसी तौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो दिस इज द कंडीशन जहाँ आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो साहब, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन इकोनॉमी में क्यों होता है, ठीक है, ये आपका टाइम है और ये आपका ग्रोथ है साहब, ठीक है। तो समय जैसे जैसे आगे गया वैसे वैसे आपकी इकोनॉमी प्लस माइनस होती रहती है। अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस में डिप्रेशन के कारण क्या थे, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट साहब, है ना। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका उस टाइम पे लोन दे रहा था बहुत सारे कंट्रीज को, एंड अमेरिका वाज गिविंग द लोन टू द होल ऑफ यूरोप। वो पूरे यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, पूरी तरह से यूरोप का जो रिकंस्ट्रक्शन था, ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। होता यह है कि अमेरिका का जो रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्राम था वो फेल हो जाता है। द अमेरिकन रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम फेल्ड। वाई? बिकॉज अमेरिका की खुद की इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो डिक्लाइन के ऊपर चली गई। अब ये क्यों होता है साहब, ठीक है, तो कहानी आप समझने की कोशिश करोगे तो अमेरिका के अंदर 1924 के 28 का जो पीरियड था, ये पीरियड के अंदर अमेरिका के अंदर काफ़ी सारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। वी फाइंड सो मच ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन अमेरिका। बट होता यह है कि बिकॉज ऑफ द अमेरिकन मॉडल ऑफ इकोनॉमी, अगर आपको पता होगा तो अमेरिका के अंदर कौन सा मॉडल ऑफ इकोनॉमी है, व्हाट इज द मॉडल ऑफ इकोनॉमी इन अमेरिका। तो यू माइट बी अवेयर अबाउट द मॉडल ऑफ इकोनॉमी इन अमेरिका। अमेरिका का जो मॉडल है वो कैपिटलिस्ट मॉडल है। और कैपिटलिस्ट मॉडल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये किसके ऊपर चलता है, ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर चलता है। और मार्केट फोर्सेस की जब हम लोग बात करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि अमेरिका के अंदर जो बाजार की ताकतें हैं, ऑल द मार्केट फोर्सेस विच आर वर्किंग एंड ऑपरेशनलाइजिंग इन अमेरिका, जो भी बाजार की ताकतें हैं जो अमेरिका के अंदर ऑपरेशनलाइज कर रही है, ये लोग बेसिकली डिमांड और सप्लाई अपने हिसाब से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। दे विल ट्राई टू बैलेंस आउट द डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी एट दैट टाइम साहब, ठीक है। मार्केट फोर्सेस जो है वो डिमांड सप्लाई को पूरी तरह से बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि अमेरिका के अंदर जो प्रोड्यूसर क्लास है, मतलब क्या है कि जो लोग पैसा बनाने वाले लोग हैं, जो या इनफैक्ट चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, इनके पास काफ़ी पैसा हुआ करता था उस टाइम पे साहब, ठीक है। और जो डिमांड करने वाला क्लास है, ये डिमांड करने वाला जो क्लास है उसके पास पैसे उस टाइम पे बहुत मिनिमम हुआ करते, दे वर हैविंग मिनिमम मनी। तो ये सब सिचुएशन में क्या हुआ दोस्तों, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा इनइक्वालिटी का क्राइसिस आ गया। और ये जो इनइक्वालिटी का क्राइसिस आया उसके कारण लोगों की डिमांड क्रिएशन कैपेसिटी बहुत कम हो गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था। और पैसा नहीं होने के कारण अमेरिका की शासन व्यवस्था पूरी तरह से है ना हिल मिल जाती है। तो ये जो शासन व्यवस्था अमेरिका के अंदर की हिल जाती है इनइक्वालिटी के कारण, जो आपकी मार्केट फोर्सेस के कारण रिस्पॉन्सिबल थी, तो इन सब परिस्थितियों में हमको एक चीज़ देखने को मिल रही है, वी आर फाइंडिंग वन थिंग, कि अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन इकोनॉमी का पूर्ण रूप से हम लोग कह सकते हैं कि ढह जाना। इसे हम लोग कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट के अंदर, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, जहां उनकी स्टॉक मार्केट की कंपनीज है वो सब टूट जाती हैं। और जब ये सब घटनाएं होगी तो अमेरिकन इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर आई। अमेरिका क्राइसिस के ऊपर आया तो क्या हुआ कि अमेरिका जो यूरोप को लोन दे रहा था, वो लोन देने की परिस्थिति उसकी ख़त्म हो गई। अमेरिका ने कहा कि यार मेरे खुद के पास पैसे नहीं है, अगर मेरे खुद के पास पैसे नहीं है तो मैं आपको कैसे हेल्प करूँगा, ठीक है। तो होता यह है कि अमेरिका ने जर्मन्स को भी बहुत सारा लोन दिया था। और जर्मनी के अंदर जो सरकार थी, कौन सी सरकार थी, वाइमार की सरकार थी। ये वाइमार रिपब्लिक को इन्होंने लोन वोन दे के अपना शासन वासन बोला था कि भाई तुम रीपे करते रहना, आपके ऊपर जो भी कंपनसेशन का डेप्ट डाला हुआ है। प्रॉब्लम ये हो गया कि ये जो वाइमार रिपब्लिक है ये बहुत ही पॉलिटिकली वीक थी, और ये अब फाइनेंशियली भी वीक हो जाती है। और जब आप पॉलिटिकली और फाइनेंशियली वीक होते हो तो आपके ओपोनेंट्स आपके ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे साहब, ठीक है। सो आपके ओपोनेंट्स ने कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट एबल टू रन द गवर्नमेंट, आपको सरकार चलाना आता नहीं है, आप इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था चला रहे हो जहां अपने ही लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहे हो साहब, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन अमेरिका के अंदर हुई, ऑल दिस सिचुएशन दैट टुक प्लेस इन अमेरिका, तो होता यह है कि उसके कारण वर्ल्ड के अंदर एक कंडीशन आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन की कंडीशन साहब, ठीक है ना। तो ग्रेट डिप्रेशन कैसे हुआ उसके बारे में एनसीईआरटी बताती है कि 1924 से 1928 का पीरियड जो था ये स्टेबिलिटी का पीरियड था। स्टेबिलिटी का पीरियड इसके लिए था क्योंकि जर्मनी उस टाइम पे रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, दूसरे वर्ल्ड के और भी कंट्रीज थे वो भी अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे।
प्रॉब्लम ये था कि ये स्टेबिलिटी बालू से बनी हुई थी, द स्टेबिलिटी वॉज बिल्ट ऑन अ स्टैंड। अब अगर आप सैंड के ऊपर कोई भी चीज़ें इनफैक्ट बनाओगे तो आज नहीं तो कल गिरने ही वाली है, क्योंकि उसका जो सेटअप है और उसका जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है वो अल्टीमेटली क्रैश ही हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको अमेरिका के अंदर मिल रही थी। अब ये जो सिचुएशन उस टाइम पे क्रिएट हो रही है जर्मनी के अंदर, जो ईयर ऑफ डिप्रेशन जो थे, अब इनफैक्ट इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, आप समझने की कोशिश करिए। जर्मनी के खुद के पास तो पैसे थे नहीं, क्योंकि जर्मनी के ऊपर वॉर गिल्ट क्लॉज इंपोज किया था। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि ये वॉर गिल्ट क्लॉज क्या होता है, ठीक है। तो आप प्रीवियस क्लास को देखेगा, ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। ज्यादातर जर्मनी के जो इन्वेस्टमेंट थे, ज्यादातर जर्मनी के जो इन्वेस्टमेंट थे वो सब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो हुआ ये कि जर्मनी जो था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन यूएसए, और जर्मनी की जो सरकार थी ऑलरेडी वीक थे, वो यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है। यूएसए जितना पैसा देगा उसके ऊपर से अपना शासन चलेगा। प्रॉब्लम ये होता है कि 1929 के अंदर अमेरिका के अंदर एक स्टॉक मार्केट का क्राइसिस हो गया, वॉल स्ट्रीट क्राइसिस कहते हैं उसको। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, बट आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन यू वॉल स्ट्रीट क्राइसिस क्या है, ठीक है। मैंने प्लस के ऊपर बहुत डिटेल के अंदर इसके बारे में बताया है। पर एक चीज़ आपको मिलेगी कि अमेरिका के अंदर बिकॉज आपका कैपिटलिस्ट फोर्स पूरा का पूरा मार्केट चलाता है। क्या चलाता है? कैपिटलिस्ट फोर्स जो है वो मार्केट को चलाता है। एंड द कैपिटलिस्ट फोर्स जो मार्केट को चलाता है, उसके कारण क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट, उसके कारण ये हुआ कि मार्केट के अंदर लोगों ने स्पेकुलेशन करना शुरू कर दिया था। स्पेकुलेशन अगर आप देखोगे शेयर मार्केट के अंदर की जाती है, लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो एक साथ बहुत सारे लोगों को डर लग रहा था कि कुछ कुछ कंपनीज के शेयर हमको बेच देने चाहिए। अब व्हाई एनी पर्सन विल ट्राइंग टू सेल द स्टॉक मार्केट, या उसके पास जो भी शेयर है वो बेचेगा। तो उस टाइम पे वही हो रहा था कि जो कंपनी के शेयर जिसके पास पड़े थे, वो कंपनी की इमेज बाजार के अंदर बहुत खराब आ रही थी। अब कंपनी की इमेज बाजार में क्यों खराब होगी? क्योंकि कंपनी जो सामान बनाती थी, कंपनी जो सेवा बना के दे रही थी, उसकी डिमांड मार्केट के अंदर डाउन हो गई थी। और जब डिमांड डाउन होती है तो कंपनी का प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करता है, और कंपनी के प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, व्हाट विल हैपन साहब, ठीक है। तो लोगों को लगेगा कि हमारे पास जो शेयर पड़े हैं उसको बेच देना चाहिए। अब वो जो कंपनी है, वो कंपनी ने किसी बैंक से लोन ली थी, तो कंपनी के शेयर जब बेचने की शुरुआत हो गई, कंपनी की वैल्यू डाउन हो गई, कंपनी ने अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। कंपनी ने अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर किया तो बैंक जिसने कंपनी को लोन दिया हुआ था, बैंक को भी लग गया कि भी अपन भी उड़ गए साहब, ठीक है। तो क्या होता है कि एक साथ लोग फ्रेंटिक एफर्ट करते हैं, उनके पास जो भी शेयर थे उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। पहले एक कंपनी के शेयर बेचे, फिर दूसरे के बेचे, तीसरे के बेचे, तो एक के बाद एक धड़ाधड़ 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 13 मिलियन के आसपास शेयर्स जो है वो अमेरिका के अंदर बेचे जाते हैं। यू कैन इमेजिन कि एक ही दिन के अंदर इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हुए, एंड पीपल आर सेलिंग एट पीनट प्राइजेस, मतलब है ना, वो है ना एकदम कौड़ी के दाम के ऊपर, बहुत ही सस्ते दाम के ऊपर ये लोग है ना चीज़ों को बेच रहे हैं साहब। तो ये जो सिचुएशन है अमेरिका के अंदर क्रिएट होती है, उनकी बड़े बड़े कॉरपोरेशन से, इनकी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन सी जो प्राइवेट कंपनियां हुआ करती थी वो सब फेल हो गई। और जब कॉरपोरेशंस फेल होते हैं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब कॉरपोरेशंस फेल होंगे तो अमेरिका की सरकार और अमेरिका की बैंकों को बहुत बड़ा फटका पड़ता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि एक तरह से जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, जब कॉरपोरेशंस फेल हो गए, तो कॉरपोरेशन जो लोगों को जॉब्स दिया करते थे, ये जॉब्स खत्म हो गई। और जॉब्स खत्म होती है तो क्या होता है दोस्तों, उसके साथ आपकी इनकम की भी कंडीशन खराब हो जाएगी साहब, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर भी ऐसा ही हुआ। ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसी घटना है जिसके द्वारा अमेरिका के अंदर जब हम लोग पूरी सिस्टम को एनालिसिस करते हैं तो एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि उनके वहाँ पे जो एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, वेयर वी कैन सी क्लियरली कि भाई लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास डिमांड क्रिएशन नहीं है, डिमांड क्रिएशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ भी रुक जाएगा। आगे के 3 साल तक आते आते अमेरिका के अंदर लोगों की नेशनल इनकम जो है वो आधी हो जाती है। क्यों आधी हो गई? क्योंकि अमेरिका के अंदर कंपनीज उठ जाती है, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देती है। जब कोई प्राइवेट कंपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर करती है, कंपनी ने जो लोन लिया था बैंकों के द्वारा, बैंकों को भी फटका पड़ा, बैंकिंग सेक्टर भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। समय धीरे धीरे आगे चलता गया,
बड़ी से बड़ी फैक्ट्रीज उस टाइम पे शट डाउन की जाती है, बड़े बड़े एक्सपोर्ट्स को बहुत फटका पड़ता है। फार्मर्स जिन्होंने बहुत सारा चीज़ें बेसिकली प्रोडक्शन की थी, अब लोग उनको खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं। अमेरिका के अंदर ऐसी सिचुएशन थी कि देयर वर फार्मर्स जिन्होंने बहुत सारा स्पेकुलेशन किया था, जिन्होंने प्रोडक्शन किया था, लोग उनको खरीदने आ रहे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। कुछ कुछ जगह पे ऐसी कंडीशन थी कि फमाइन की सिचुएशन हो गई, कुछ कुछ जगह पे ऐसी कंडीशन थी कि पीपल वर नॉट रेडी टू परचेज दैट थिंग, ठीक है। तो लोगों ने बाजार से इतनी बुरी तरह से पैसे हटा दिए स्पेकुलेशन करने के कारण। तो अमेरिका के अंदर एक रिसेशन की कंडीशन हुई जब लोगों की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए, जब जब हम लोग इकोनॉमिक कंडीशंस में रिसेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है साहब, ठीक है। तो रिसेशन के अंदर हमको एक चीज़ बहुत देखने को मिलेगी कि आपका जो डिमांड है वो इकोनॉमी के अंदर बहुत कम हो जाता है। डिमांड कम होता है, आपका सप्लाई भी बहुत ही हम लोग कहेंगे कि कम ही रहेगा, इंक्लूडिंग इसी के कारण आपकी जॉब्स जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगी। और जॉब्स क्रिएशन नहीं होगी तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो भी डाउन जाएगा। और जब एम्प्लॉयमेंट लेवल डाउन जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी इम्पैक्ट इनकम के ऊपर पड़ती है। और हमको क्या देखने को मिलता है कि लोगों की इनकम भी कम हो रही है साहब, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, जब इनकम कम होगी तो कोई भी बंदा है, से फॉर एग्जांपल एक मिस्टर पीटर है, मिस्टर पीटर की इनकम कम हो गई तो पीटर फिर बाजार में जाके क्या खरीदेगा, व्हाट ही विल परचेज, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग सो मच ऑफ मनी, ही इज नॉट हैविंग द जॉब्स। क्योंकि वो जॉब जहां पे करता था, जो प्राइवेट कंपनी में करता था, वो प्राइवेट कंपनी तो फेल हो गई है, उसी तरह से वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई है। तो ये जो सिचुएशन हुई अमेरिका के अंदर, ये सिचुएशन के कारण ये रिसेशन की पद्धति की शुरुआत हुई। ये रिसेशन जब अमेरिका के अंदर होता है, याद रखेगा, ये रिसेशन शुरू हुआ था अमेरिका के अंदर, पर इसकी इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कोई कंट्री को पड़ी है तो वो जर्मनी को पड़ी है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना आपको मिलेगा कि रिसेशन नो डाउट शुरू हुआ था आपका अमेरिका के अंदर, रिसेशन शुरू हुआ था अमेरिका के अंदर, बट इसकी इम्पैक्ट जर्मनी से ज़्यादा सब कंट्रीज के ऊपर आपकी उस टाइम पे पड़ने की शुरुआत हो जाती है साहब, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि जर्मनी के अंदर जर्मनी का जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक कंडीशन था वो लोन के ऊपर चलता था और अमेरिका ने उसको चीप क्रेडिट दी थी। अमेरिका ने क्या किया था, चीप क्रेडिट दिया था। अमेरिका हैज़ गिवन चीप क्रेडिट टू द जर्मन्स, कहा था कि तुम सरकार से थोड़ा बहुत पैसे कमाना, ये हम पैसा दे रहे हैं और उसके बाद हमको प्रॉफिट करा के निकाल के दे देना साहब। अब जर्मनी की खुद की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बताया अमेरिका जहाँ से वहाँ से लोन आ रही थी उसकी कंडीशन ख़राब हो गई साहब, ठीक है। तो क्या हुआ कि जर्मनी की इकोनॉमी की कंडीशन ख़राब हो गई और जर्मनी के अंदर जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रहा है साहब, ठीक है ना। तो जब प्रोडक्शन कम हो रहा है, जब आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रहा है, तो लोगों को जॉब्स भी नहीं मिलेगी, या हो सकता है कि उनकी जो सैलरी है, उनके जो वेजेस है वो भी बहुत कम हो जाएंगे साहब, ठीक है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग माय फ्रेंड, हाँ, हमको क्या देखने को मिल रहा है, 1930 के दशक में, समवेयर इन द पीरियड ऑफ 1930s, वी फाइंड वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। जो भी इनफेक्ट काम करने वाले लोग थे उनकी कंडीशन खराब हो गई, उनकी जॉब चली जाती है, लोगों को काम धंधे सब खत्म हो गए और जर्मनी के अंदर कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए। करीबन 60 लाख के आसपास लोग हमको मिलते हैं कि बेरोजगार हो जाते हैं। अब देखिए, बेरोजगार लोग होते हैं ना, कोई भी इंसान जब बेरोजगार होता है तो भूखा इंसान होता है। उसको तुम जो भी बोलोगे ना कि तुमको मैं कल जॉब दूंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ, पत्थर मारने चलेंगे, लोग चले जाएंगे साहब, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट। अगर आप देखिएगा, कोई भी आपके यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम का सबसे फंडामेंटल रीजन है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आप जिस दिन अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करोगे, द मोमेंट यू विल ट्राई टू रिलीज एंड रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट, तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें मिलेगी कि सिस्टम है ना सुधर रही है, लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और जो बंदा जॉब कर रहा है वो फिर कोई और चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा साहब, ठीक है। तो जर्मनी के इस अंदर सिचुएशन ये हो गई थी कि बहुत सारे लोग थे जो प्लेकार्ड्स लेके खड़े, प्लेकार्ड समझ में आता है ना साहब, ठीक है। तो हाथ में एक पोस्टर लेके खड़े हैं और वो पोस्टर के अंदर क्या लिखा है, व्हाट दे हैव रिटन ऑन द पोस्टर, लिखा है कि भाई वी आर रेडी टू डू एनी वर्क, वी आर रेडी टू डू एनी वर्क, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, हमको काम दे दो साहब। अब जर्मनी की सरकार काम नहीं दे सकती है, जर्मनी की सरकार काम नहीं दे सकती है, तो फिर हिटलर जैसा लीडर आया, नाजी पार्टी उभर के आई। नाजिज्म ने कहा कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ साहब। हिटलर क्या कहता है, हिटलर कहता है कि आप मेरे को सपोर्ट करो, मैं तुमको काम दूंगा साहब, ठीक है। आप जितने भी लोग बेरोजगार हो उन सबको काम मिल जाएगा। तो क्या होता है कि जर्मनी के अंदर
लोग इनफैक्ट नाराज चल रहे थे और जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन वर्ल्ड वॉर से खराब हुई थी वो ग्रेट डिप्रेशन के कारण बहुत बुरी तरह से खराब हो जाती है साहब, ठीक है। लोग पत्ते खेल रहे होते हैं, कोने के अंदर बैठे होते हैं, गलियों के जो है ना हमारे नुक्कड़ जो होते हैं वहां पे बैठ रहे होते हैं, या कभी कभी जो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करते थे जहाँ पे जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, वहां पे लोग वेट कर रहे होते हैं कि भाई हमारा नंबर आएगा, आज नहीं तो कल हमारा नंबर आएगा साहब, ठीक है। यू कैन इमेजिन कि लोग कितनी हद तक बेरोजगार थे, इसके बारे में एनसीईआरटी ने फोटोग्राफ डाला है। एनसीईआरटी लिखता है स्लीपिंग ऑन द लाइन। क्या लिखता है? स्लीपिंग ऑन द लाइन। व्हाट डू मीन बाय स्लीपिंग ऑन द लाइन? एनसीईआरटी लिखता है कि लोग सो रहे हैं लाइन में खड़े खड़े। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन द अनएम्प्लॉयड कुड नॉट होप फॉर आइदर वेज और शेल्टर। ऑन विंटर नाइट्स दे वांटेड अ शेल्टर ओवर देयर हेड एंड दे हैड टू पे टू स्लीप लाइक दिस। यू कैन इमेजिन कि सर्दियों के अंदर इनकी कंडीशन कितनी बुरी हुआ करती थी कि ये लोग जहाँ पे शेल्टर होम के अंदर, रेन बसेरा हम लोग आज की तारीख में पहचानते हैं, वहाँ पे उनको बेसिकली रुकने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे थे। तो यू कैन सी हाउ सिचुएशन वाज बैड इन जर्मनी। और जब सिचुएशन खराब होती है, लोगों की जॉब्स डिसअपियर होती है, लोग ऑटोमेटिकली क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर चले गए। जर्मनी के अंदर जो कॉमन मैन था, जो उनका यूथ था, जो वर्ल्ड वॉर वन से अभी भी बाहर निकल गया था, जिनको एक ऐसी आशा थी कि हमारी जो इमीडिएट सरकार है जिसका नाम है वैमार गवर्नमेंट, ये वैमार गवर्नमेंट हमारा विकास करेगी, ये वैमार गवर्नमेंट हमको हेल्प करेगी, ये वैमार गवर्नमेंट हमको मदद करेगी सो दैट हमारा विकास हो पाए साहब। होता कुछ और नहीं है, और उसकी जगह हमको क्या देखने को मिलता है? इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। और जब जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा तो कॉमन मैन को एक ही प्रश्न आता है कि भाई कल हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कॉमन मैन को एक ही प्रश्न आता है, कल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कॉमन मैन को एक ही प्रश्न आता है, कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब जब कॉमन मैन की सर्वाइवल का प्रश्न आता है, और ये सर्वाइवल के प्रश्न को अगर कोई इंसान आके ये कहता है कि मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, आप मेरे अंदर विश्वास कीजिए, तो क्या होगा साहब, ठीक है। तो कॉमन मैन की जो सर्वाइवल का प्रश्न था, ये सर्वाइवल का प्रश्न हिटलर और नाजी पार्टी ने सॉल्व करने की कोशिश की। हिटलर और नाजी पार्टी ने लोगों को क्या बताया कि भाई मैं जर्मनी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट बना दूंगा, मैं जर्मनी के अंदर आपको है ना बहुत विकास करा के दूंगा, आप मुझे सपोर्ट करिएगा साहब, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। द इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसने बहुत एंग्जाइटी क्रिएट कराई, लोगों के माइंड के अंदर बहुत सारे फियर क्रिएट कराए गए। वी फाइंड सो मच ऑफ फियर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, डीप एंग्जाइटीज वर क्रिएटेड कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है साहब, ठीक है। ऊपर से मैंने आपको बताया कि जर्मन करेंसी जो है, ये जर्मन करेंसी की वैल्यू इनफैक्ट बहुत ही डाउन हो गई थी। वी हैड डिस्कस्ड ये किस तरह से डेप्रीशिएट होती है बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस। एंड मैंने आपको बताया था कि जो जर्मन करेंसी है मार्क, मार्क के सामने हम लोग यूएस डॉलर की जब बात करते हैं तो मार्क की वैल्यू बहुत बुरी तरह से डेप्रीशिएट हो रही थी। वी हैव डिस्कस्ड एट दैट टाइम। अब क्या होता है, कॉमन मैन जो था, खास करके जो सैलरीड एम्प्लॉयज थे, जो पेंशनर लोग थे, उन लोगों को लग रहा था कि सरकार ने हमारे जो बचे हुए पैसे थे उसकी वैल्यू गिरा दी है। क्यों? क्योंकि पेंशनर लोग होते हैं, किसी का से फॉर एग्जांपल 1000 मार्क का पेंशन आ रहा है, दे आर गेटिंग अ पेंशन ऑफ 1000 मार्क। अब प्रॉब्लम ये था कि पहले 1000 मार्क के अंदर घर चल जाता था। विथ 1000 मार्क्स ऑफ करेंसी, जर्मनी के जो 1000 रुपए थे उसमें उनका घर चल जाता था। दे वर एबल टू सर्वाइव, दे वर एबल टू मैनेज आउट थिंग्स। अब ये कंडीशन हो गई है कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, आपकी इकोनॉमी की कंडीशन इतनी खराब है और इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो दे आर नॉट एबल टू लिव। ये अपना खुद का घर नहीं चला पा रहे साहब। 1000 मार्क में शायद ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं आ रहा है। पहले 1000 मार्क के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ आ जाता था साहब। तो ये क्या हो रहा है कि कॉमन मैन जो है वो भी नाराज हो रहा है। मिडिल क्लास जिसके पास सैलरी थी, मिडिल क्लास जिसके पास जॉब हुआ करती थी, ये जॉब वाले लोगों को लग रहा है कि यार हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो पैसे की वैल्यू ही नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम हो रहा है। ऊपर से जर्मनी के अंदर जो छोटे बिजनेसमैन थे और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, खास करके छोटे छोटे दुकानदार थे, इनकी कंडीशन तो बहुत खराब हो गई क्योंकि इनके बिजनेस पूरी तरह से रुइन हो गए। अब क्यों रुइन हो गया, आप ही समझने की कोशिश करिए। जर्मनी के अंदर छोटे बिजनेसों का टूटना कितना प्रोमिनेंट हुआ करता था, क्योंकि कोई भी कंट्री होता है उसमें एमएसएमई सेक्टर सबसे मेन होता है साहब, ठीक है। या मैं कहूँगा कि एफएमसीजी का जो सेक्टर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो रिटेल गुड्स के रूप में हम लोग पहचानते हैं,
ये वो गुड्स होते हैं जो आपकी अर्थव्यवस्था को पटरी में रखते हैं। एनी कंट्री, अगर आप उसकी इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी देखोगे तो इकोनॉमी के अंदर इनका बहुत बड़ा ग्रोथ है, क्योंकि ये वो सामान है जो रातों रात बिकता है। मतलब साबुन हो गया, तौलिया हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सब है ना, कपड़े हो गए, जूते हो गए, छोटे छोटे बिजनेसमैन हो गए, छोटे मोटे दुकानदार हो गए, कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था? प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इन लोगों के पास एक तो इन्वेस्टमेंट ड्राइड अप हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इन्वेस्टमेंट, अब नया इन्वेस्टमेंट आ नहीं आ रहा है। अब नया इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन हो रहा है। अब जब इन्फ्लेशन हो रहा है तो मतलब ये है कि इनकी प्राइसेस जो है वो बढ़ेगी। ये जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उसकी प्राइसेस बढ़ेगी। अब जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, इन्फ्लेशन के कारण इनकी प्राइसेस बढ़ती है, तो इम्पैक्ट क्या आएगा? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन देम? द फंडामेंटल इम्पैक्ट, द इन्फ्लेशन और जो प्राइस राइज का इम्पैक्ट है, उसके कारण इनकी जो डिमांड क्रिएशन है वो बहुत कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है ना? तो कोई भी जर्मनी का जो छोटा धंधादार था, जो छोटा कोई भी व्यक्ति था, उसको लग रहा था कि यार मेरी चीज बिक ही नहीं रही है। ऊपर से इन्फ्लेशन होने के कारण और लोगों की जो करेंसी की कंडीशन हो गई थी, जर्मन करेंसी की, ये करेंसी की कंडीशन के कारण हमको क्या देखने को मिल रहा है? हमको क्लियर चीज एक ही देखने को मिल रही है कि जर्मन जो पीपल है, ये जर्मन पीपल बहुत ही बैड वे के थ्रू पास ऑन हो रहे हैं साहब। ठीक है, तो कॉमन मैन नाराज था, जर्मनी का मिडिल क्लास नाराज था। ऊपर से अगर आप समझने की कोशिश करोगे, आधे से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हुआ करते थे। कितने थे साहब? 6 मिलियन के आसपास का आंकड़ा तो एनसीईआरटी बताती है। 60 लाख के आसपास लोग थे, ये बेरोजगार थे जर्मनी के अंदर। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप देखोगे, खाली दिमाग क्या होता है? शैतान का घर होता है। आप कोई भी बंदा जब बेरोजगार बैठा हो, कोई भी बिजनेसमैन जब बेरोजगार बैठा हो, उसको कोई काम धंधा ही नहीं मिल रहा है, वो सोच रहा है कि हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या। तो वो जो बेरोजगार बंदा है वो खाली एक ही चीज के ऊपर सोचेगा कि भाई कोई पेट भरने वाला अन्नदाता मिल जाए हमको। एनी पर्सन हु विल हेल्प अस इन सर्वाइवल, वी विल सपोर्ट दैट पर्सन। नाजी पार्टी ने लोगों को प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया? हम आपकी मदद करेंगे, वी विल हेल्प यू इन द सर्वाइवल, वी विल मेक श्योर कि जर्मनी विल राइज टू द पॉलिटिकल पावर वंस अगेन। जर्मनी का विकास होगा। और जर्मनी के साथ जो भेदभाव हुआ है, खास करके ये वर्साइल की ट्रीटी के द्वारा, उन सबको हम लोग न्यायपूर्वक वे में, बहुत ही इफेक्टिव वे के अंदर उसका सॉल्यूशन लाने की भी कोशिश करेंगे। तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एट दैट टाइम, वी फाइंड कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन के दौरान हम जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशंस को समझ सकते हैं। और जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशंस उस टाइम पे क्रिएट हुई है, उसने एक बहुत बड़ा अनरेस्ट जगा दिया सोसाइटी के अंदर। अब जब सोसाइटी में अनरेस्ट जगा रहा है, जब सोसाइटी में अनरेस्ट जगा रहा है, तो धीरे 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 ये जो ग्रेट डिप्रेशन है उसकी बहुत बड़ी इंपैक्ट होती है। ठीक है, सो वी फाइंड द जर्मन सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलिटेरियनाइजेशन and anxiety was being reduced to the rank of the working class or worse still the unemployed। सोसाइटी के अंदर लोग, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड थे। लोगों को लग रहा था कि मजदूर लोग हैं, ये बेसिकली हालत खराब कर देंगे हमारी। और उस टाइम पे खाली एक ही चीज आपको मिलेगी, वो है कि जर्मनी के अंदर जितने भी मजदूर लोग थे, ऑर्गेनाइज वर्कर्स, इनके लिए कुछ पॉजिटिव बात थी। अब ऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए क्यों पॉजिटिव बात थी? क्योंकि ऑर्गेनाइज वर्कर्स ने उस टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे, एसोसिएशंस बनाए थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो मूवमेंट है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का मूवमेंट भी उस टाइम पे प्रोमिनेंट के ऊपर आ रहा है। और इन्होंने बेसिकली, क्या होता है वीसी, कि ये लोग काफी डोमिनेट कर रहे थे, पर इनकी भी अब बार्गेनिंग पावर नहीं रही है साहब। ठीक है, तो जर्मनी में कंडीशन खराब है। बिग बिजनेस हाउसेस, जो बड़े बड़े उद्योग गृह थे, वो भी कंडीशन में खराब है, वो भी क्राइसिस में चल रहे हैं, उनकी भी हालत टाइट हो चुकी है पूरी तरह से। और उस दौरान जर्मनी के अंदर पीजेंट्री की जो कंडीशन है साहब, पीजेंट्री की जो कंडीशन है, उसके अंदर हमको बहुत क्लियर कट देखने को मिल रही है कि उनके वहाँ पे जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, वो प्रोडक्शन इनफैक्ट कोई बाजार में बेच नहीं रहा है। दूसरा क्या है कि ये कोई नया चीज़ अभी बना भी नहीं पा रहा है, कोई खेती नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पीजेंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर होता है उसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने की ज़रूरत है। कोई भी खेती होती है, अगर आपको उसका विकास करना हो, जिसे हम लोग खेत पैदाश के रूप में पहचानते हैं, तो उसका ग्रोथ तभी हो पाएगा जब आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डालोगे। गाड़ी तभी चलेगी जब उसके अंदर पेट्रोल डालोगे, उसकी सर्विसिंग करोगे। जर्मनी के अंदर उस टाइम पे ऐसी कंडीशन हो गई कि जिन जिन किसानों ने अच्छा प्रोडक्शन किया था
वहाँ पे उनको प्राइजेस नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि मैंने आपको बताया डिमांड कम हो गई थी अचानक से साहब। और जब बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्राइजेस नहीं मिलते हैं तो उनकी आमदनी अठन्नी हो गई, खर्चा रुपया हो जाता है। तो वी सी मेनी पर्सन, मेनी पीपल, स्मॉल चिल्ड्रन, वुमेन, ये लोग बेसिकली अपना पेट भी नहीं भर पा रहे थे। ऐसी कंडीशन जर्मनी में हो गई है। तो हमको क्या देखने को मिलता है साहब? पॉवर्टी बहुत हाई राइज के ऊपर है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखोगे तो बहुत हाई राइज के ऊपर है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट आता है तो आपका जॉब क्राइसिस और इनकम क्राइसिस आपको इसके अंदर से मिल जाएगा। और साथों साथ हम लोग कह सकते हैं कि हंगर की कंडीशन भी बहुत भारी बढ़ जाती है साहब। ठीक है, लोग बहुत बड़ी मात्रा में भूखे थे जर्मनी के अंदर उस टाइम पे। लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करें, किस तरह से हम लोग सोचे जा सकते हैं। और उस दौरान हमको देखने को मिलता है कि उनकी जो इमीडिएट गवर्नमेंट थी, ये इमीडिएट गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर पा रही है। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो जर्मनी के अंदर जो सरकार थी उसका नाम था वाइमार रिपब्लिक। अब ये वाइमार कब बना था, आप ही मुझे बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि जब वर्ल्ड वॉर वन एंड हुआ, तो वर्ल्ड वॉर वन खत्म होते होते जर्मनी का जो राजा था जिसने वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की थी, क्या नाम था? किंग विल्हेम। ये जो किंग विल्हेम जो है ये भाग जाता है, ही विल बी गोइंग अवे टू हॉलैंड, वो वहां भाग जाएगा। जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है तो जर्मनी बेचारा एक अनाथ देश के रूप में था, ऑर्फन्ड कंट्री हम लोग कह सकते हैं। ऑर्फन क्यों था? क्योंकि उसके वहां पे कोई करता हरता ही नहीं था, उसको कोई चलाने वाला कोई शासक ही नहीं था। और जर्मनी जब ऑर्फन कंडीशंस में रहता है, व्हेन जर्मनी विल बी गोइंग थ्रू एन ऑर्फन कंडीशंस, तो हमको क्या देखने को मिला कि जर्मनी के कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने वाइमार के अंदर एक अपना संविधान लिखा और जर्मनी को गणतांत्रिक देश के अंदर कन्वर्ट कराया और कहा कि वी विल मेक जर्मनी इनटू अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, जर्मनी नो डाउट रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बनाने की इनके द्वारा कोशिश की जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था? व्हाट इज प्रॉब्लम साहब? ठीक है, जर्मनी के अंदर जो वाइमार की सरकार बनती है और वाइमार के अंदर जो संविधान लिखा गया था, ये संविधान के अंदर बहुत बड़े डिफेक्ट हुआ करते थे। अब ये क्या प्रॉब्लम था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम एट दैट टाइम? तो वी सी ये जर्मनी के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक बहुत बड़ा शून्यावकाश होता है। और जो वाइमार के अंदर जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जर्मनी के जो संविधान निर्माताओं थे उन्होंने एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। तो ये तो अच्छी बात है, जैसे इंडिया ने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट बैड फॉर द डेमोक्रेसी। ऐसा किसने कहा कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये था कि जो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें हम लोग क्या कहते हैं साहब? ठीक है, उसमें हम लोग कहते हैं कि भाई सिंगल पार्टी का रूल होना चाहिए, मेजोरिटी बेस के आपकी सिस्टम चलती है। जर्मनी ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया है, व्हेन द जर्मनी फॉलोड द पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है? जर्मनी ने बेसिकली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया है उसकी खासियत याद रखेगा, दैट इज नोन एज द प्रोपोर्शनल सिस्टम। क्या है? प्रोपोर्शनल सिस्टम। अब प्रोपोर्शनल सिस्टम कैसे काम करती है साहब? ठीक है ना, तो मुझे थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, पॉलिटी के टॉपिक के ऊपर लेके जाता हूँ फिर आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। 1919 के अंदर जब जर्मनी के अंदर नया संविधान लिखा गया तो उनकी पार्लियामेंट के अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल, या हम लोग कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, एफपीटीपी के रूप में हम लोग पहचानते हैं कि जो पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिली वो सरकार बना देगी, या उसके पास इनफैक्ट दावा करने का अधिकार है। जर्मनी के अंदर ऐसा नहीं था। उसमें ऐसा था कि पूरा का पूरा जर्मन पार्लियामेंट जो है उसको एक कंट्री के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में कंसीडर किया गया। और इसके अंदर ये होता था कि जितनी भी पार्टीज कंटेस्ट करती थी, जितनी भी पार्टीज कंटेस्ट करती थी उनको कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला है, कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला है, परसेंटेज ऑफ वोट के आधार के ऊपर उनकी सीट्स डिसाइड होती थी इन द पार्लियामेंट। समझे कि नहीं समझे? तो खासियत क्या थी कि अगर से फॉर एग्जांपल एक एक्स पार्टी है, एक्स पार्टी को जर्मनी के अंदर 45% वोट मिला है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उनकी जर्मनी की पार्लियामेंट के अंदर करीबन 45% ऑफ द सीट्स विल बी गिवन टू द एक्स पार्टी। फिर एक वाई पार्टी है, वाई पार्टी को बेसिकली से फॉर एग्जांपल 25% वोट मिला है, तो जर्मनी की पार्लियामेंट के अंदर जो बेसिकली वाई पार्टी है उसको 25% सीट मिलेगी। से फॉर एग्जांपल
100 सीट्स की जर्मन की पार्लियामेंट है जो वाइमार के अंदर बैठती है, तो उसमें से एक पार्टी 45 एमपीज को नॉमिनेट करेगी, एक पार्टी 25 एमपीज को नॉमिनेट करेगी। फिर एक ए पार्टी है जिसको 5% सीट्स मिली है, एक बी पार्टी है इसको 7% सीट्स मिली है, एक सी पार्टी है उसको 8% सीट्स मिली है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से क्या होगा कि किसी को 5% सीट मिली है, किसी को 7% मिली है, किसी को हम लोग कह सकते हैं 8% मिली है। तो इस हिसाब से आपको परसेंटेज ऑफ वोट जो मिले हैं उस हिसाब से आपकी नंबर ऑफ सीट्स को चूज किया जाता है। अब जर्मनी की सिस्टम के अंदर क्या थी, व्हाट वाज द सिस्टम एट दैट टाइम? पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये बोला गया था कि अगर आपको एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनना है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को चलाना है, तो आपको मिनिमम 50% मेजोरिटी होनी चाहिए। अब ये केस के अंदर मैंने आपको बताया कि कोई भी पार्टी को 50% वोट नहीं मिले हैं। ये जो ए पार्टी है ये सिंगल लार्जर पार्टी के रूप में आ गई है, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बन गई है, बट इट हैज नॉट गॉट द 50% वोट। एंड बिकॉज इट हैज नॉट गॉट द 50% वोट, हमको क्या देखने को मिल रहा है साहब? हमको यहाँ पे एक चीज देखने को मिली कि कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। अगर कोई पार्टी सरकार नहीं बनाएगी तो क्या एक आपकी हैंगिंग असेंबली हो जाएगी। तो जर्मनी में ऐसा होता था कि बिकॉज ऑफ द प्रोपोर्शनल सिस्टम, जहाँ पे आपके परसेंटेज ऑफ वोट के ऊपर आपके नंबर ऑफ सीट्स एमपी के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे, तो वी फाइंड हर बार आपको कोलेशन गवर्नमेंट्स मिलती है। कैसी मिलती है? कोलेशन गवर्नमेंट्स मिलती है। अब देखो कोलेशन गवर्नमेंट की खासियत क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलेशन गवर्नमेंट साहब? ठीक है ना? तो कोलेशन गवर्नमेंट की खासियत ये होती है कि इसमें मल्टी पार्टी, जितनी भी पार्टी है साहब, ये सब के सब बेसिकली एक सरकार के अंदर बैठे होंगे खिचड़ी करके साहब। ठीक है, इसको ना वो गठबंधन के रूप में हम लोग पहचानते हैं। तो ये गठबंधन जो है जर्मनी के अंदर बहुत कॉमन हुआ करता था। अब जब मल्टी पार्टी गवर्नमेंट बनती है तो आपकी गवर्नमेंट कैसी होगी? स्टेबल होगी कि इनस्टेबल होगी साहब? ठीक है, अनस्टेबल होगी, क्योंकि लोग है ना इधर से उधर हलक डुलक करते रहेंगे साहब। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप जो पॉलिसीज है, ये पॉलिसीज को इफेक्टिवली आप है ना उसको लागू नहीं कर पाओगे। यू वोंट बी एबल टू एस्टेब्लिश द पॉलिसीज इन एन इफेक्टिव वे, बिकॉज आपकी पार्टी के अंदर के लोग तो आपके साथ सहमत होंगे, पर सरकार के लोग आपके साथ सहमत ना हो, क्योंकि आपकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि अगर कोई एक पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिल गए हैं तो वो इनफैक्ट सरकार बना देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ एनी पार्टी इज नॉट गेटिंग मिनिमम 50% ऑफ वोट, दैट मीन्स देयर विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। जैसे इजराइल के अंदर अगर आप देखोगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज का कंटेम्प्रेरी इजराइल के अंदर बीच में 26 पार्टी मिलकर सरकार चला रही थी। देयर 26 पार्टीज वो रनिंग द गवर्नमेंट साहब। इतनी सारी लोग दो एक परसेंट वोट लेके आके उनके एक दो एमपीज को नॉमिनेट करके बोलते थे कि हम संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जर्मनी के अंदर आप समझने की कोशिश करिए, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ है। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है? व्हाट डू वी फाइंड कि जर्मनी ऑलरेडी पॉलिटिकली टूट गया था, इकोनॉमिकली टूट गया था, और ऊपर से वाइमार के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ये वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको क्या चीज़ मिल रही है? तो ये बहुत ही फ्रेजाइल कंडीशंस क्रिएट करता है, और जब फ्रेजाइलिटी आती है, पॉलिटिकल वीकनेसेस आएगी, और जब आप इफेक्टिव डिसीजंस नहीं ले पाते हो, जब आपको तुरंत निर्णय लेने हो नहीं ले पाते हो, तो क्या होगा साहब? पब्लिक को लगता है कि ये सरकार कोई काम की नहीं है। ये वाइमार गणतंत्र के अंदर बैठने वाले जो लोग हैं, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाली जो सरकारें हैं, वो कोई काम की नहीं है। मतलब ये है ना, वो है निर्लज लोग हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी वीकनेस ही ये थी कि इनको स्टेबिलिटी नहीं हो पाई, और अनस्टेबिलिटी होने के कारण क्या होता है? पीपल रियलाइज कि इनसे ना हो पाई, द पीपल ऑफ जर्मनी रियलाइज कि इनसे ना हो पाई, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, जर्मनी ये लोग चला ही नहीं पाएंगे। वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इनफैक्ट हमको देखने को मिलता है कि नाजी पार्टी उभर के आती है। और नाजी पार्टी क्या कहती है? नाजी पार्टी कहती है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट होने की ज़रूरत है, और स्ट्रॉन्ग स्टेट तभी बन सकता है कि जब आप कोई एक पार्टी को मेजोरिटी दोगे संसद के अंदर। हमको वोट दीजिए, जब इलेक्शंस हो गए तो नाजी पार्टी अपना प्रोपोगंडा चलाने की कोशिश करती है साहब। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जर्मनी के अंदर जो हिटलर के राइज के कारण, जो मैं आपको बता रहा था, ये हिटलर के राइज के कारण के अंदर आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कट मिलेगी
कि जो आपकी प्रोपोर्शनल सिस्टम थी वो बहुत ही अनस्टेबल थी और इसके कारण आपकी डिक्टेटरशिप की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है साहब, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अपने खुद के नेगेटिव्स हुआ करते थे। प्रॉब्लम यही था कि हमको देखने को मिलता है कि कोई एक पार्टी को इनफैक्ट मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, वो बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क हुआ करता था। इसके कारण आपके ठगबंधन या गठबंधन के रूप में हम लोग जिसे पहचानते हैं, ये गठबंधन वाली सरकारें चल रही थी और गठबंधन वाली सरकार अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती, वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाती है साहब। जर्मनी के अंदर भी ये चीज़ बहुत कॉमन हुआ करती थी। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस द जर्मन गवर्नमेंट कुड नॉट सर्वाइव। अब जब जर्मनी के अंदर वाइमार गवर्नमेंट बहुत ही वीक है, कोई डिसीजंस नहीं ले पाती है, उसके सामने एक प्रोपोगंडा का टूल चलता है और वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई देखो हमको वोट दो, हम आपको मदद करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड जर्मनी के अंदर एक प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा था, व्हाट इज हैपनिंग एट दैट टाइम, ठीक है। हमको एक चीज बहुत क्लियर कट देखने को मिली कि जर्मनी के अंदर जो नया संविधान लिखा था उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल था, वो था आर्टिकल 48। अब जैसे इंडिया के अंदर भी आपको आर्टिकल 352 करके एक आर्टिकल मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं इमरजेंसी की कंडीशंस, याद आया कि नहीं है आपको, ठीक है। जर्मनी में आर्टिकल 48 ऐसा आर्टिकल था जहां उनके राष्ट्रपति वहां पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते थे। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन के बाद उभर के आया, when Germany emerged as one of the major dominating force after the World War One, मतलब it was still coming up, I would say। तो उस दौरान जर्मनी के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने फंडामेंटल जो पावर थे आर्टिकल 48 का, ये 48 के पावर के द्वारा काफी सारे लोगों के राइट सस्पेंड कर दिए बाय रूल, ठीक है, मतलब है ना, सिंपल चीज है, एक ऑर्डर के द्वारा। तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जर्मनी के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आने के कारण जर्मनी के अंदर 20 से ज़्यादा सरकारें आपकी बन जाती है और एवरेज 240 दिन तक आपकी सरकार चलती थी। कभी कभी इनफैक्ट जब लोग रास्ते के ऊपर उतर जाते थे तो आर्टिकल 48 का यूज़ करके आपके जर्मनी के राष्ट्रपति थे वो बेसिकली लोगों के राइट्स को डिसमिस कर दिया करते थे। Political instability, people are not happy with the government. When people are protesting, president is using article 48 of the German constitution which says suspension of fundamental rights during emergency. Germany was going through continuous emergency. पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुके हैं, उसको कोई मैनेज नहीं कर पा रहा है। लोगों को लग रहा था कि हमारे लिए अब कोई कॉन्फिडेंस, मतलब कोई है ही नहीं, हमारे जीवन में कोई बचा ही नहीं है, देयर इज नो वन लेफ्ट हु कैन हेल्प अस साहब, ठीक है। उनको लग रहा था कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बनाई है, कौन सी वाली बनाई है पार्लियामेंट्री सिस्टम, आपकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली, जहां सरकारें टिक नहीं पाती है, सरकार आया राम गया राम करती है, एक दिन सरकार बनती है, दूसरे दिन गिर जाती है, तीसरे दिन बनती है, चौथे दिन गिर जाती है, इनका कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा है साहब, ठीक है। सो पीपल लॉस्ट द फेथ इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, देयर वाज नो सॉल्यूशन टू दैट। एंड व्हेन पीपल लॉस्ट द सिस्टम, फेथ इन द सिस्टम, एक बंदा आया डिक्टेटर के रूप में, कहता है कि मैं आपको नया जर्मनी बना के दूंगा साहब, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि जर्मनी का ग्रोथ जो है वो ग्रोथ कैसे हुआ है और जर्मनी के अंदर किस तरह से इनफैक्ट आपका डेवलपमेंट चला और जर्मनी का डेवलपमेंट कैसे हुआ और हिटलर बेसिकली पावर के ऊपर क्यों आया, उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ने का पीछे का टॉपिक आपको यही था कि हिटलर पावर के ऊपर आया, वो उसके पीछे क्या क्या पीछे घटनाएं हो गई है साहब, ठीक है। तो घटनाएं आपकी कहाँ से होती है, एनसीईआरटी क्या क्या घटनाओं को, इवेंट्स को मेंशन करता है। एनसीईआरटी कहता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होनी, 1919 तक आते आते जर्मनी का वर्ल्ड वॉर के अंदर एंड होना, 1918 में ही वेइमार रिपब्लिक बनना जो बहुत ही वीक बॉडी हुआ करती थी, जर्मनी के ऊपर वर्साइल की ट्रीटी थोपना और जर्मनी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय और कमजोर कर देना। 1919 से लेके 1933 तक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहां पे हिटलर चांसलर बन जाता है जर्मनी का, और चांसलर बनने के बाद हिटलर ने जो तांडव किया, जो तांडव किया, जो तांडव किया, इसका परिणाम यह आया कि फाइनली 1939 तक आते आते जब हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया तो इट स्टार्टेड दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी तो हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर गए नहीं हैं, पर आपको हिटलर का बैकग्राउंड समझा रहा था कि कैसे बेसिकली हिटलर का ग्रोथ होता है और हिटलर की जो पूरी की पूरी कंडीशन है वो कैसे उभर के आती है, ठीक है ना। तो हिटलर का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करिए, व्हाट सिचुएशन लेड टू द ग्रोथ ऑफ हिटलर साहब। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि डिस्कस क्रिटिकली, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फॉर्मेट, तो आपको ज़्यादा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है कि हमको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अच्छा हमारे लिए एडवांटेज ये है कि हमको ना क्वेश्चन फॉर्मेट में ही करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग क्या करेंगे, खाली और खाली क्वेश्चन फॉर्मेट में ही देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के ऊपर से ही हमको आइडिया आ जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस बाय द वेइमार रिपब्लिक। अब आप ही याद करिए कि क्या क्या प्रॉब्लम वेइमार रिपब्लिक को फेस कर रहे थे, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि व्हाट प्रॉब्लम्स वर बेसिकली फेस बाय द वेइमार रिपब्लिक, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है, कि प्री हिटलर कंडीशन, क्या पूछा जा सकता है, प्री हिटलर कंडीशन, कि हिटलर के पहले जर्मनी कैसा हुआ करता था। क्योंकि हिटलर का ग्रोथ होना, उसके पीछे कुछ कुछ रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे, और ये हिटलर के अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं, वेइमार रिपब्लिक के खुद के डिफेक्ट्स। वेइमार रिपब्लिक के डिफेक्ट्स कौन से हुआ करते थे, आप ही याद करके बताओ साहब, विच वर द डिफेक्ट्स ऑफ द वेइमार रिपब्लिक। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि वेइमार रिपब्लिक के डिफेक्ट्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो पहली चीज़ वेइमार रिपब्लिक के डिफेक्ट के अंदर हमको मिलेगी, द फर्स्ट थिंग दैट विल फाइंड, वो है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की सरकार चलाना। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कारण क्या हो रहा है साहब, वी सी कि इनफैक्ट आपकी इनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है। अनस्टेबल गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। दूसरा हमको क्या मिला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग कहेंगे कि पावर का अब्यूज करना और पावर को मिसयूज करना। और कौन सा था मिसयूज का पावर, आर्टिकल 48 ऑफ द जनरल कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखेगा ये आर्टिकल 48 के ऊपर आपको पॉइंट्स के अंदर, आंसर के अंदर इसको इंक्लूड कर देना है। आर्टिकल 48 के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग इंक्लूड करेंगे दोस्तों, तो आर्टिकल 48 के तहत हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना, छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने रूल ऑफ लॉ को इम्पोज कराते हुए लोगों को है ना जेल के अंदर, कटघरे के अंदर डाल देना। और साथों साथ हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट होने के कारण वी फाइंड कि जर्मनी की जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट करीबन इनफैक्ट है ना 20 टाइम्स रिकंस्टिट्यूट की जाती है। एवरेज कैबिनेट की लाइफ स्पेन 5 साल की जगह 240 दिन हो गया था, मतलब 1 साल भी इनफैक्ट है ना उनकी सरकारें नहीं चल पाती थी साहब, ठीक है। तो एवरेजली द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू फंक्शन फॉर अ ईयर, और 1 साल के अंदर ये कैबिनेट है ना गिर जाती है, वो है ना तड़ाम भड़ाम हो जाएगा साहब, ठीक है। तो एक तो जर्मनी की कंडीशन, ये वेइमार रिपब्लिक की ये थी। दूसरी जर्मनी की वेइमार रिपब्लिक की कंडीशंस हम लोग इकोनॉमिक कंडीशंस में कह सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है साहब, ठीक है। उनका था, वो था फाइनेंशियल क्राइसिस इन जर्मनी। ये हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट क्यों कहेंगे दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ, जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होने की शक्यता रहती है, ठीक है। क्योंकि जब आप राजकीय रूप से स्थिर नहीं हो तो वो है ना हलक डोलक आपकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी साहब, ठीक है। तो हमको भी यहाँ पे यही मिल रहा है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी द फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट वाज टेकिंग प्लेस। बहुत सारी चीजें आपको है ना उस दौरान ऊपर नीचे नीचे ऊपर चल रही थी। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो जर्मनी के अंदर हुआ है पूर्ण रूप से, उसके कारण क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि जर्मनी का अंदर बेसिकली एक जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो डाउन जाता है। आपके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही हाई हो गया, वी फाइंड अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई। अनएम्प्लॉयमेंट जब हाई होता है, व्हेन वी सी द अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, तो वी फाइंड मल्टीपल थिंग्स, हमको बहुत सारी चीज़ें इस दौरान हमको देखने को मिली। और जब अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक के ऊपर चला जाता है, व्हेन वी सी व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट विल बी गोइंग टू द पीक, जब अनएम्प्लॉयमेंट पीक के ऊपर जाएगा तो लोग बेसिकली क्राइम के ऊपर चले जाते हैं, लोग क्रिमिनल प्रैक्टिसेस करने की शुरुआत करते हैं, एक्टिविटीज़ करने की शुरुआत करेंगे साहब, ठीक है। आपकी इनकम बहुत ही डाउन हो जाती है, और मैंने आपको बताया 6 मिलियन के आसपास लोग जो है वो बेकार हो गए साहब, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की, वो है आपका ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन ने कैसे इम्पैक्ट किया है जर्मनी को साहब, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेट डिप्रेशन ने किस तरह से अलग अलग कंट्रीज को इम्पैक्ट किया है। एक तो अमेरिका के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है, देखे नास क्वेश्चन ऑन अमेरिका, मतलब लंबा टॉपिक है ग्रेट डिप्रेशन को पढ़ना, पर मैंने आपको फाउंडेशन में पढ़ाया है। दूसरा आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो है जर्मनी के अंदर ग्रेट डिप्रेशन क्या इम्पैक्ट करता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ जर्मनी। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेट डिप्रेशन पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर करता है, हाउ द ग्रेट डिप्रेशन इम्पैक्टेड एंड अफेक्टेड द वर्ल्ड साहब, ठीक है ना। तो ये 3-4 पॉइंट्स को जब हम लोग ग्रेट डिप्रेशन के और जर्मनी के सापेक्ष में देखते हैं, तो हमको चीज़ें पता चल रही है कि भाई इनकी सिचुएशन खराब हो गई थी। और इन सब के पीछे हमको क्या देखने को मिल रहा है, वेइमार रिपब्लिक को ब्लेम किया गया है।
वेइमार रिपब्लिक को ब्लेम किया गया, वेइमार गवर्नमेंट को ब्लेम किया गया कि भाई देखिए तुमसे ना हो पाई साहब, ठीक है। ऊपर से मैंने आपको बताया कि इनके यहाँ पे जो करेंसी थी, ये करेंसी जो मार्क हुआ करती थी, ये मार्क पूरी तरह से खड्डे में चली जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें इकट्ठी होती है और इकट्ठे होते होते क्या होता है साहब, हिटलर का पावर के ऊपर आना होता है, ठीक है। हिटलर विल बी कमिंग टू पावर एंड वी फाइंड कि अब पूरी तरह से शासन व्यवस्था बदल जाएगी, पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाएगी, हिटलर की प्रोपोगंडा की टूल शुरू होती है। अब हिटलर कैसे एग्जैक्टली पावर के ऊपर आया उसको हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, पर आपको थोड़ा बहुत हिटलर का ब्रीफ बता देता हूँ कि हिटलर कैसे पावर के ऊपर आता है, किस तरह से चीज़ें चलती है साहब, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस इन जर्मनी वो हिटलर के बैकग्राउंड का पूरा कारण बन जाता है साहब। और हिटलर खुद एकदम गरीबी से अंदर जिएगा, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी की तरफ से फाइट भी करेगा, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सोल्जर के रूप में वो फाइट करता है तो उसको एक चीज़ का सबसे बड़ा दुख था, और वो दुख कौन सा था कि वर्साइल की ट्रीटी के द्वारा जर्मनी को जो पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म किया था, तो हिटलर को लग रहा था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ वो है ना बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। क्योंकि वर्साइल की ट्रीटी के प्रोविजंस अगर आपको याद होंगे तो मैंने आपको बताया था कि द ट्रीटी ऑफ वर्साई बेसिकली जर्मनी को ह्यूमिलिएट करने के लिए किए गए थे। जर्मनी की टेरिटरी ले ली जाती है, मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के रिसोर्सेस ले लिए जाते हैं, जर्मनी का हम लोग कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो खराब हो जाती है, ऊपर से वॉर का गिल्ट क्लॉज लगा दिया जाता है। यस्टरडे वी हैड डिस्कस द वॉर गिल्ट क्लॉज, जहां कितना था, $66 बिलियन के बारे में बात की गई है। ये जो सिचुएशन जर्मनी के अंदर क्रिएट हो गई, ये सिचुएशन बहुत ही वो है ना कि स्फोटक थी, इट वॉज वेरी आई वुड से विस्फोटक। और ये जो विस्फोटक सिचुएशन उस टाइम पे उभर के आ रही है, नाजी पार्टी ने प्रोपोगंडा शुरू किया। ये नाजी पार्टी जो है बेसिकली उसका ओरिजिनल नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये जो जर्मन वर्कर्स पार्टी है उसका नाम बदल के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी बनाया गया, जिसे हम लोग नाजी पार्टी कहते हैं। 1920 से लेके 1930 के दशक में ये नाजी पार्टी ने वेइमार गणतंत्र और वेइमार सरकार की इतनी धज्जियां उड़ाई, पब्लिक ने कहा कि भाई हमारा नेता कैसा हो, एडोल्फ हिटलर जैसा हो, ठीक है। ये एडोल्फ हिटलर कैसे पावर के ऊपर आएगा उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको कराऊंगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको फंडामेंटली बताई है। मोस्ट वेलकम है आप लोग को अनअकैडमी के कोर्सेज के ऊपर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस है, अगर आपको देखने हैं तो आप प्लीज़ डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी के एप्लीकेशन को और प्रतीक नायक को सर्च करिएगा। आफ्टर सर्चिंग प्रतीक नायक ये स्पेशल क्लासेस के ऊपर चले जाएगा। ये फ्री क्लासेस है, आपको PYQ मैंने कराए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया हुआ है। मोस्ट वेलकम है, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके साथ साथ नया कोर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के ऊपर लेके आ रहा हूँ। अर्ली अक्टूबर 10 तारीख के आसपास हम लोग शुरू करेंगे, हार्डली 8-10 दिन के अंदर। एंड आप ये रेफरल कोड को यूज़ करिएगा, प्लीज़ यूज़ दिस रेफरल कोड। इनफैक्ट आपके जितने भी कोई फ्रेंड सर्कल में भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहा है, पहचान वाला है, SSC की तैयारी भी कर रहे हो, तो ये आपको 10% डिस्काउंट देगा ही साहब, ठीक है ना। तो ये डिस्काउंट कोड है, दिस इज 10% डिस्काउंट कोड एंड मोस्ट वेलकम है, आप इसको यूज़ करिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा और आपकी तैयारी को मैं गाइड भी कर पाऊंगा, ठीक है। आप आइए हमारे साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो पाएगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग।